नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व का व्यंजक लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा था कि स्वप्रेरण होता क्या है। स्वप्रेरण से रिलेटेड हमने फॉर्मूले देखे, स्वप्रेरण की वजह से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र देखा था। आज हम किसी लंबी प्रणालिका की वजह से जो स्वप्रेरण क्रिएट होता है, तो उसका जो स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है, वो आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई से भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, सभी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमें दी हुई है एक लंबी प्रणालिका, और उस लंबी प्रणालिका की वजह से जो स्वप्रेरण क्रिएट होता है, तो उसका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। मैं यहां पर एक लंबी प्रणालिका ले लेता हूं। ये हमारे पास में एक लंबी प्रणालिका है। इस तरीके से हम एक लंबी प्रणालिका ले रहे हैं। इस प्रणालिका से प्रवाहित धारा है वो है I। प्रणालिका की जो लंबाई है वो हम लेकर चल रहे हैं L। देखिए, जो चीजें मैं लेकर चल रहा हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। प्रणालिका की लंबाई, प्रणालिका की लंबाई जो कि हम स्मॉल l लेकर चल रहे हैं। फिर है प्रणालिका से प्रवाहित धारा, प्रणालिका से प्रवाहित धारा, प्रणालिका से बहने वाली धारा जो कि हमारे पास में I है। प्रणालिका के अंदर कुछ फेरे हैं और उन फेरों की संख्या हम कैपिटल N लेकर चलें। प्रणालिका में फेरों की संख्या हम कितनी लेकर चलें? प्रणालिका में कुल फेरे, प्रणालिका में कुल फेरे, कुल फेरों की जो संख्या है उसको हम कैपिटल N लेकर चलेंगे। कितने लेकर चलेंगे? कैपिटल N। अब देखिए, प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या में यहां पर पुट कर रहा हूं, क्या होगी? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम स्मॉल n से पुट करेंगे, जो कि कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई के बराबर होगा। स्मॉल n बराबर कैपिटल N बट्टे में L से पुट करेंगे। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम यहां पर प्रणालिका से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स देख रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स देखिए, फाई बी बराबर होता है B इंटू ए, B इंटू ए होता है। चलिए, प्रणालिका के एक फेरे से संबद्ध पहले तो हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं प्रणालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। ये हम जानते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है।
जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर एम्पियर के नियमों के अनुप्रयोग में हमने परिनालिका का टॉपिक पढ़ा था और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक B बराबर म्यू नॉट एन आई फाइंड आउट किया था। अब यहां पर देखिए, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से रिलेटेड संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, उसको हम लिख देते हैं फाई बी से, जो कि हमारे पास में B इंटू ए होगा। फिर हमारे पास में है परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए यदि परिनालिका में एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है तो एन फेरों का चुंबकीय फ्लक्स एन फाई बी से हम पुट करेंगे एन फाई बी। ओके, फिर देखें एन फाई बी का जो मान है वो हमारे पास में है B इंटू ए। अब देखिए यहां पर हम एन का मान भी पुट कर देंगे, B का मान भी पुट कर देंगे, तो एन फाई बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो एन फाई बी बराबर एन, यहां से हम इस एन की वैल्यू देख लेते हैं, कैपिटल एन बराबर आ गया एन इंटू एल। तो ये हमारे पास में आ गया एन इंटू एल। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमारे पास में है म्यू नॉट एन आई ए। तो एन फाई बी बराबर अपने को क्या मिल चुका है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल इंटू आई। ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित एन फाई बी बराबर एल आई। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अंतिम जो वीडियो हमारा था स्वप्रेरण से संबंधित है उसमें हमने उसको पढ़ा था। देखिए हम जानते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, जिसे आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। क्या पढ़ा था, एन फाई बी बराबर होता है एल आई। इससे मैं देता हूं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे, समीकरण 1 बराबर 2 से समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, बराबर पुट कर देते हैं। समीकरण 2 को मैं पहले लिख लेता हूं क्योंकि दोनों ही एन फाई बी के बराबर है, एल आई। और समीकरण 1 में जो एन फाई बी है वो हमारे पास में था म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एल बराबर आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। ये हमारे पास में प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक आ चुका है, स्वप्रेरकत्व का सूत्र आ चुका है। ओके, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। ये जो एन है वो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ए है प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एल है प्रणालिका की लंबाई। ठीक है, यदि हम प्रणालिका के अंदर, प्रणालिका के बीच में खोखला बेलन होता है तो उस रिक्त स्थान में, बीच का जो स्थान है उसमें कोई माध्यम भर दें, जैसे वायु भर दें या कोई लोहे की छड़ रख दें या पानी भर दें, कोई दूसरा माध्यम रख दें, तो उस स्थिति में ये स्वप्रेरण गुणांक जिसे हम एल से पुट करें, स्वप्रेरण गुणांक कह दें या आप स्वप्रेरकत्व कह दें, एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देखिए यदि प्रणालिका के मध्य
कोई माध्यम भर दिया जाए, कोई माध्यम भर दिया जाए, भर दिया जाए तो प्रणालिका के बीच में कोई माध्यम यदि हम पुट कर दें तो उस स्थिति के अंदर जो अनोन्य प्रेरण जो सब प्रेरण गुणांक है जिसको हम एल से पुट कर रहे हैं, माध्यम की स्थिति के अंदर एल से पुट कर देंगे, यहां पर अपने पास में आ जाएगा म्यू। माध्यम की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता के स्थान पर क्या आ जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता आ जाएगी। और देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए म्यू बराबर जानते हैं म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर जानते हैं। ओके, तो म्यू नॉट म्यू आर जानते हैं, तो यहां पर यदि हम म्यू नॉट म्यू आर पुट कर दें तो अपने पास में एल एम बराबर आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर ए इंटू एल हम पुट कर देंगे। एल एम बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर ए इंटू एल। ये हमारे पास में अनोन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र आ चुका है जब प्रणालिका के मध्य कोई माध्यम भरा हुआ हो, कोई माध्यम भरा हुआ हो। यहां से इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है कि इस स्वप्रेरण गुणांक कई बार अनोन्य प्रेरण गुणांक भी निकल रहा है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। अनोन्य प्रेरण गुणांक तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ये आ गया हमारे पास में। इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो स्वप्रेरण गुणांक है वो प्रणालिका के आकार आकृति पर निर्भर करता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, देखो कैसे लिख सकते हैं, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बट्टे में एल लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एन के स्थान पर कैपिटल एन बट्टे में एल पुट करेंगे तो कैपिटल एन स्क्वायर बट्टे में एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, स्मॉल एन के स्थान पर कैपिटल एन बट्टे में एल पुट कर सकते हैं। देखो यहां से अपने पास में क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, चलिए मैं एक बार आपके सामने जो फॉर्मूला है एन लिखकर मैं आपको बता ही देता हूं। म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर ए बट्टे में एल, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एन बट्टा एल होता है तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से अपने को क्या स्पष्ट हो रहा है, अपने पास में एल का जो फॉर्मूला है वो क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्वप्रेरण गुणांक है वो प्रणालिका के मध्य भरे हुए माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता के समानुपाती होता है। कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कुंडली की लंबाई, जो प्रणालिका है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर उसके आकार आकृति के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने स्वप्रेरण गुणांक किस पे के ऊपर डिपेंड करेगा, आकार और आकृति के ऊपर निर्भर करेगा, करता है। ओके, अब यहां पर स्वप्रेरण से रिलेटेड ही कुछ चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं, जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या है, पहली चीज तो है कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरा कर बनाई जाती है। प्रतिरोध बॉक्स होता है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसके अंदर जो कुंडलियां होती है वो तार को दोहरा कर बनाई जाती है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं क्या होता है। देखिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसको यदि आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये नजर आएगा। इस तरीके से एक तांबे का पार्ट होगा, यहां पर हम डॉट डालते हैं, इस तरीके से ये व्यवस्थित होती है।
ये ऐसे होती है। ऊपर से देखेंगे तो एक वायर यहां से जोड़ा जाता है, इस जगह से दूसरा वाला वायर यहां से जोड़ा जाता है। ऊपर से ये तांबे की है सब की सब। अब क्या है, यहां पर डॉट डालते हैं, यहां पर डॉट डालेंगे तो कनेक्शन यहां से सीधा हो जाएगा, करंट इधर से जाएगा। यहां पर भी डॉट डाल देते हैं। अब इनके जस्ट नीचे एक तार होता है। वो जो तार है वो दोहराकर एक कुंडली नुमा संरचना के अंदर मौजूद होता है। यही बात लिखी गई है कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर, उस बॉक्स को, ये बॉक्स है इस तरीके से, ये वाली प्लेट है वो यहां है, ऐसे यहां पर मौजूद होते हैं ये सब कुछ, ये यहां मौजूद होंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मौजूद होते हैं। और इस बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ ये लकड़ी का बॉक्स होता है। यहां पर यहां से यहां इन दो के बीच में, इन सब के बीच में ही होता है भाई, इन दो के बीच में भी होता है, इन दो के बीच में भी, इन दो के बीच में भी नीचे तार लगे होते हैं। अब वो जो तार हैं वो किस तरीके से मौजूद होते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक इस तरीके से कुचालक बेलनुमा संरचना होती है, इस तरीके से होगी बेलनुमा संरचना। और ये जो दोनों तार आए, वो दोनों तार इस बेलनुमा संरचना के ऊपर दोहरा कर लपेटे जाते हैं। अंदर की तरफ की ये संरचना है, ये इस तरीके से एक साथ ले लिए जाते हैं, एक साथ ले लिए, फिर इस तरीके से दोनों एक साथ चलेंगे भाई, ऐसे घूम कर आ रहे हैं, दोनों एक साथ जाएंगे, एक साथ पूरा चक्कर लगाते हुए, ये दोनों हैं। तो आप ये समझें, इस तरीके से मैं थोड़ा सा, ये ऐसे, फिर दूसरा वाला जो तार होता है वो भी इस तरीके से है, इसके साथ में ही होता है, यहां से लास्ट में जुड़ा होता है। ये इस तरीके से दोहराकर बनाया जाता है। अब क्या होता है, करंट यहां से करंट आ रहा है, धारा आ रही है, इस तरीके से आएगा, करंट ऐसे आएगा, तो एक में तो ऐसे बह रहा है, ऐसे इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब देखो यहां पर घूमने के बाद में ये वापस ऐसे आएगा, इसमें इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। एक में, दोनों में एक दूसरे की इस तरीके से दोहराकर लगाई जाती है। एक में इधर जा रहा है तो दूसरे में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब एक की वजह से जो प्रेरित, देखो मैं पहले येलो वाला वायर ले लेता हूं, है तो एक ही वायर, पर एक जाते वक्त है और एक आते वक्त है, उसको दोनों को सेपरेट दिखाने के लिए हमने दो कलर दिखा दिए। तो येलो वाले वायर की वजह से धारा नीचे बह रही है। अब जैसे मान लिया कि प्रेरित धारा उसकी वजह से ऊपर बह रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर बह रही है। अब व्हाइट वाले की वजह से धारा ऊपर आ रही है और प्रेरित धारा है वो नीचे बह रही है, ठीक है। तो ये इस स्व प्रेरण की वजह से जो प्रेरित धाराएं क्रिएट हो रही है, इस प्रभाव को नगण्य कर देता है। ऐसे दोहराकर बनाने से क्या होता है भाई, ये एक कह रहा है कि ऊपर जानी चाहिए, दूसरी कुंडली, दूसरा वाला जो वायर है वो कह रहा है नीचे जानी चाहिए, तो दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्व प्रेरण की वजह से जो धारा बहती है वो खत्म हो जाती है। यदि इसको इस तरीके से बनाते, यदि मान लो कि यहां पर ये कुंडली ऐसे लगाते, तो इसमें स्व प्रेरण की, जैसे इधर धारा बह रही है ना, तो स्व प्रेरण की वजह से इसमें धारा बहती, स्व प्रेरण की वजह से इसमें विद्युत का प्रवाह होता, तो वो स्व प्रेरण के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या जो धारा उत्पन्न होती है उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए कुंडलियां दोहराकर बनाई जाती है। कुंडलियां कैसे बनाई जाती है, दोहराकर बनाई जाती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, ओके। एक और है, सिमिलर टाइप का ही टॉपिक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारा मापी की कुंजी दबाते हैं। तो देखो यहां पर ऐसा क्यों है, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है, वही स्व प्रेरण का प्रभाव है, उसको खत्म करने के लिए ही ऐसा करते हैं।
देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के अंदर ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं 4। कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ये हमने वैसे 3rd चैप्टर में पढ़ लिया था। और इसमें 2 भुजाएं, इन 2 शीर्षों के बीच में ए और सी के बीच में तो एक सेल और एक कुंजी लगाई जाती है K1। और ये जो 2 शीर्ष बच गए बी और डी, बी और डी के बीच में हम लगाते हैं, बी और डी के बीच में एक तो धारा मापी, ठीक है, और एक कुंजी, अन्य कुंजी लगाते हैं K2। अब क्या है, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है उसमें हमने ये पुट किया है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी को, पहले ये वाली कुंजी है सेल कुंजी K1, इसको दबाएंगे, उसके पश्चात धारा मापी वाली कुंजी को दबाएंगे, K2 को दबाएंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है वो समझ लें कि यदि इसको दबा दिया फिर इसको दबाया तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो संतुलन की स्थिति में भी इसमें एक इस तरीके का प्रभाव, मतलब इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, और सब प्रेरण का प्रभाव यहां पर क्रिएट होता है और धारा मापी में विक्षेप आएगा। भाई ये कुंडली का रूप धारण कर लेती है। कैसा रूप बना लेती है? कुंडली का रूप बना लेती है। इस तरीके से कुंडली का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण से इस परिपथ के अंदर स्वप्रेरण के कारण से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उस प्रभाव को खत्म करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सेल कुंजी को दबाते हैं, इसमें से धारा बहेगी, इसमें से पहले इसको दबाया, इसको दबा दिया तो पहले इसमें से धारा बह रही है और इसमें से धारा बह रही है, पूरी तरह से धारा स्टेबल हो गई, अधिकतम मान हो गया। उसके पश्चात इसको दबाते हैं ताकि स्वप्रेरण के कारण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका प्रभाव खत्म किया जा सके, नगण्य किया जा सके। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण से स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक देखा, साथ में 2 छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अनोन्य प्रेरण की घटना का अध्ययन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।